हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 के अंडर जो भी क्लॉजेज हैं उनको, और उसके अंडर जो अंदर समाई हुई हैं डॉक्ट्रिन्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सारे मेंस एग्जामिनेशन का और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। इन सबको हम आज केस लॉज के साथ देखने वाले हैं और हम बनाएंगे एक टेलर मेड आंसर, जैसा हमने बनाया था आर्टिकल 12 के लिए। अगर वो अब तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके चेकआउट करिएगा। राइट, तो बढ़ते हैं आर्टिकल 13 के साथ। हियर वी गो। तो पहले तो बच्चा लोग समझो कि आर्टिकल 13 में है क्या। इसमें है 4 क्लॉजेस। पहला क्लॉज बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, और ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले कोई लॉ इन फोर्स था तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जहाँ तक वो इनकन्सिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट यानी पार्ट 3 जो कि है फंडामेंटल राइट्स, तो इससे इनकन्सिस्टेंट है तो उस एक्सटेंट तक ये लॉ वॉइड हो जाएगा। क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, और कहता है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कि टेक अवे करे या अब्रिज करे द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट 3, और अगर करेगा तो वो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा। तीसरी बात, लॉ नहीं बनेगा। लॉ है क्या? लॉ का मतलब है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये है। फिर आते हैं क्लॉज 4 पे। ये कहता है, इसकी हिस्ट्री भी अभी हम जानेंगे अच्छे से वीडियो में एंड तक। तो ये कहता है कि अगर कोई 368 में अमेंडमेंट किया गया है तो ये, इसको इग्नोर करिए, राइट ऑफ इक्वालिटी को। तो ये कहता है कि अगर 368 के अंडर कोई अमेंडमेंट किया गया है तो वो उस पर ये आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं करेगा। अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप सीरियस हैं अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन को करने के लिए, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना चाहिए, वो आपकी हेल्प करेगा। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में आपकी हेल्प कौन करेगा? लॉसिफाइड करेगा। मतलब ये कि अगर आप कोड यूज़ करते हैं लॉसिफाइड तो इन सब्सक्रिप्शंस पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। राइट, प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, जल्दी से एनरोल करिए। उसके अलावा बेनिफिट्स देखिए ये कि यहाँ पे अनअकैडमी पे मेंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग दिन पे है, तो होलिस्टिक के लिए तैयारी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा मेंस प्रिपरेशन और प्रीलिम्स का MPCJ का एक एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो गो फॉर इट। इसके अलावा प्रोग्राम्स लाइक एक्सेलरेट 3.0 और चैलेंजर सीरीज़ आपको हेल्प करेगा मॉक्स में और करंट अफेयर्स बूस्ट करने में। फिर एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए भी बैचेस हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच से लेकर रैपिड रिवीजन बैच तक हैं, है ना। मतलब सारे टाइम ड्यूरेशन की तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके अलावा लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 1-on-1 लाइव मेंटरशिप है, पूरा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। जुडिशरी आइकॉनिक भी अनअकैडमी पे लाइव है, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सारे बेनिफिट्स प्लस के मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी, एक्सेट्रा। ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। अगेन लॉसिफाइड यूज़ करेंगे तो 10% ऑफ मिलेगा। फॉलो करिए अनअकैडमी को इन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और यूट्यूब हैंडल्स पर। तो वापस आते हैं आर्टिकल 13 की तरफ। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 जो है हमारा, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। राइट, इसका मतलब ये कि ये जो 13 क्लॉज 1 है ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। प्रोस्पेक्टिव इन नेचर का क्या मतलब होता है कि ये आगे आने वाले टाइम से अप्लाई होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आगे से अप्लाई होगा, आने के बाद से। उस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है इस पॉइंट पे कि केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आर्टिकल 13 का आंसर आए लिखने को मेंस में, और अगर आपने ये नहीं लिखा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस केस में क्या हुआ था कि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट द पिटिशनर अंडर द प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। किसके रिस्पेक्ट में? एक पैम्पलेट के रिस्पेक्ट में, जो कि 1949 में पब्लिश हुई। अब आया कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में आया आर्टिकल 19(1)(a), जो कि हमें देता है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
तो हमारे पेटिशनर साहब बोले कि ये जो एक्ट है प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट, ये इस प्रोविज़न के कॉन्ट्रवेंशन में है और इसलिए अब मेरा प्रोसीडिंग जो है कैंसिल करो। कोर्ट बोला कि 13 क्लॉज 1 जो है ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं अप्लाई होगी। क्यों नहीं अप्लाई होगी? बिकॉज ऑफेंस वॉज कमिटेड बिफोर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, है ना। तो प्रोसीडिंग अगर 1949 में स्टार्ट हुई है तो वो प्रोसीडिंग 13 क्लॉज 1 से इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि 13 क्लॉज 1 क्या है? प्रोस्पेक्टिव है नेचर में। ठीक बात, समझ में आ गया ये? तो आर्टिकल 13 की शुरुआत पहले तो आप एक हेडिंग डालेंगे जिसमें आर्टिकल 13 के 4 क्लॉजेज लिखेंगे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद आप ये केस लॉ लिखेंगे कि ये प्रोस्पेक्टिव है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपनी डॉक्ट्रीन्स पर। तो ये है डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी का ये कहना है कि मान लो ये एक स्टैच्यूट है, ठीक है। तो व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्टैच्यूट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल देन अ क्वेश्चन अराइजेज वेदर दी, ये मान लो स्टैच्यूट है और इसका ये पार्ट है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये पूछ रहा है कि वेदर द होल ऑफ द स्टैच्यूट इज टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, या ये सिर्फ जो पार्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सिर्फ इसको डिक्लेयर करना चाहिए। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रीन हमारी इजाद की। कौन सी डॉक्ट्रीन? डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी, या जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इफ़ एन ऑफेंडिंग प्रोविजन कैन बी सेपरेटेड, अगर इस पार्ट को आप यहाँ बाहर निकाल सकते हो, इफ़ इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी इससे अगर आप इसको सेपरेट कर सकते हो, then only that part which is offending is to be declared void and not the entire statute। सिर्फ इस पार्ट को void डिक्लेयर कर दो और पूरे स्टैच्यूट को ना करो, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंसी भी void होगा। अब इसमें केस लॉ आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ए गोपालन। ए गोपालन केस कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखो ए गोपालन केस में कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को अल्ट्रा वायर्स बोला, है ना। और बोला कि देखो अगर हम 14 को हटा दें, सेक्शन 14 को हटा दें तो पूरा एक्ट ठीक है, और इसीलिए सिर्फ सेक्शन 14 अल्ट्रा वायर्स है और पूरे एक्ट की वैलिडिटी नहीं इफेक्ट होती है। एक्ट कौन सा था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, राइट। हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इसमें क्या हुआ, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट का केस था ये, और इसमें ये ऑब्जर्व किया कि प्रोविजंस विच हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड डू नॉट इफेक्ट द एंटायर स्टैच्यूट, देयरफॉर देयर इज नो नेसेसिटी फॉर डिक्लेयरिंग द स्टैच्यूट एज इनवैलिड। फिर आते हैं रोमेश थापड़ पे। देखो जहाँ भी हम बात करते हैं 19(1)(a) की, हम आगे भी अगर 19 पढ़ते हैं लॉसिफाइड पे तो हम ये केस वापस लाएंगे, और ये कहता है कि वेयर अ लॉ परपोर्ट्स टू ऑथराइज द इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन अ फंडामेंटल राइट इन लैंग्वेज वाइड इनफ टू कवर रिस्ट्रिक्शंस बोथ विद इन एंड विदाउट द लिमिट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द टू, द होल लॉ इज टू बी स्ट्रक डाउन। ठीक बात। फिर हम आते हैं RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे। इसमें भी सेक्शन 2D ऑफ द प्राइस कंपटीशन एक्ट, सेक्शन 2D ऑफ द प्राइस कंपटीशन एक्ट को जो है क्या कहते हैं, इस पे जो है मुद्दा था, और कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविज़न जो है ये सेपरेबल है, तो सिर्फ इसको हटा दो। फिर आता है किहोत-होलोहन वर्सेस ज़ाचिलहू। इसमें क्या है, इसमें बढ़िया सा मार्क कर लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं 10th शेड्यूल में से तुमने माइनस कर दिया पैरा 7, ठीक है। अगर ये कर दिया तो ये वैलिड हो जाएगा, और इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सिर्फ पैरा 7 अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, बाकी सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आएगी तो सब आंसर लिखेंगे, और आंसर में कौन से केस लिखेंगे कि ये 5 केसेस लिख के आएंगे, ठीक है। AK गोपालन, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और किहोत-होलोहन वर्सेस ज़ाचिलहू, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स पे। अब इक्लिप्स का क्या मतलब होता है? इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, यानी ओवर शैडो हो जाना। तो देखो डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स इस मतलब प्रिंसिपल पे काम करती है कि अगर मान लो ये लॉ है, ठीक है, और ये है इन कॉन्ट्रवेंशन टू फंडामेंटल राइट्स,
तो ये लॉ मर नहीं गया है, मतलब एज एन डेड नहीं है, वॉइड एब इनिशियो नहीं है ना। ये लॉ सिर्फ ओवरशैडो हो रहा है बाय दी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इस पे चढ़ जाएगा फंडामेंटल राइट्स और ये हो जाएगा ओवरशैडोड। इसका मतलब अगर किसी टाइम पे ये फंडामेंटल राइट इसको ओवरशैडो ख़त्म कर रहे हैं तो ये लॉ रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। अगर अब आपने ये बात समझ ली है तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो सबसे पहले केस से समझते हैं, भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सबसे पहला केस है, देखो तो भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में एक मतलब एक्ट आता है जिसका नाम होता है सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सीपी एंड बेरार मोटर्स व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इतना रेलिवेंट नहीं, मुद्दा समझो। हुआ क्या कि इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी कि ये जितना भी मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है प्रोविंस में वो सिर्फ अपने पास मोनोपोलाइज करके रखे, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है 19(1)(g जिसमें स्टेट ये सब काम नहीं कर सकता। तो ये जो प्रोविज़न है ये हो गया इक्लिप्स। जैसे ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया ये चला गया कहाँ पे, ये चला गया मान लो वेंटिलेटर पे ये प्रोविज़न, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है अमेंडमेंट। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में? अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? फर्स्ट अमेंडमेंट होता है। और क्लॉज 6 ऐड कर दिया जाता है, कहाँ पे क्लॉज 6 ऐड कर दिया जाता है? 19(1)(g में, जो कि अलाउ करता है स्टेट को कि वो मोनोपोलाइज कर सके, गवर्नमेंट मोनोपोलाइज कर सके। तो जब ये क्लॉज आ गया 19(1)(g में तो ये जो एक्ट था इसका वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हट गया। इसका मतलब ये एक्ट वापस इनफोर्सिएबल हो गया, ठीक है। मतलब ये जो लॉ था अंडर दी सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ये अब रिवाइव हो गया है और ये इक्लिप्स जो 19(1)(g का लगा हुआ था ये इक्लिप्स अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट केस पे, महेंद्र लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अच्छा इसके साथ एक और केस लिख लो, महेंद्र लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के साथ दीपचंद जैन, ठीक है, दीपचंद जैन। तो देखो ये जो 3 केसेस है ना इनको 3 साथ में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहे हैं। देखो भीखाजी तो हम समझ गए कि भाई ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, अब कॉन्स्टिट्यूशन आया, फंडामेंटल राइट उसके ऊपर चढ़ गया तो ये मतलब वेंटिलेटर पे पहुंच गया और ओवरशैडो हो गया, समझ में आता है, वॉइड एब इनिशियो नहीं हुआ। लेकिन क्या क्लॉज 2 में जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उन पे भी यही सेम चीज़ अप्लाई करेगी? तो कोर्ट ने महेंद्र लाल जैन और दीपचंद जैन में कहा कि जो नया लॉ आता है वो डेड होता है, स्टिल बॉर्न होता है, कैन नॉट बी रिवाइव्ड बाय द रिमूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन बाय सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स नहीं अप्लाई होगी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। लेकिन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स में ये पोजीशन चेंज हुई। क्या हुआ? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया अपना व्यू और कहा कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द एएफआर इज़ नॉट नलिटी एंड नॉन एग्जिस्टेंट इन ऑल केसेस एंड फॉर ऑल पर्पजेज। पूछो क्यों? इन्होंने ये इसलिए कहा कि मान लो a post constitutional law which takes away or abridges the right conferred by Article 19 will be operative as regard to non-citizens। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 किसको मिल रहा है? सिर्फ सिटीजन्स को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट जो नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है उन केस में देखो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लग रहा है? सोच के देखो, नहीं बिल्कुल लग रहा है, उनके लिए इक्लिप्स हुआ है, ठीक। तो voidness in article 13 clause 2 can only mean void as against persons whose fundamental rights are taken away or abridged by the law। तो मतलब जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है वो एकदम स्टिल बॉर्न नहीं है, वो भी उस पर भी इक्लिप्स का यही लग रहा है कि वो भाई ओवर शैडो हुआ है, मर नहीं गया है, अभी भी रिवाइव किया जा सकता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये 3 केसेस रट जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला केस बहुत हल्का सा डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। ये पूछता है कैन अ सिटीजन
वेव हिज फंडामेंटल राइट। तो बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर ने कहा कि नहीं भाई, कोई भी अपना फंडामेंटल राइट नहीं वेव कर सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वेव कर सकता है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं वेव कर सकता है, राइट। ये केस था इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड अंडर 5 clause 1 ऑफ द सेक्शन 5 clause 1 ऑफ द एक्ट, है ना, और इसी से रिलेटेड है। और इसमें यह है कि कोई भी अपना फंडामेंटल राइट वेव नहीं कर सकता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वेव हो सकते हैं। अब बहुत बड़ी कहानी आती है। इस कहानी को अगर आपने एक बार समझ लिया, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी, इस कहानी को एक बार आपने समझ लिया तो आपके प्रिलिमिनरी के तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कहानी ये है कि वर्ड लॉ इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 ऑल्सो इंक्लूड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या ये है लॉ का जो डेफिनेशन है उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिट होगा? तो देखो, कहानी शुरू होती है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। इसमें कोर्ट ने कहा कि लॉ इन क्लॉज 2 डिड नॉट इंक्लूड लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर 368, मतलब इसमें नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है, ये कहा गया। वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 मस्ट बी टेकन टू मीन रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, और अमेंडमेंट से नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 किसी अमेंडमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ पे अप्लाई नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? कि कोई अमेंडमेंट है, अगर अमेंडमेंट से कोई लॉ बना है और अगर वो फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है तो वो वॉइड नहीं होगा। ये कहना था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है। यही सेम फॉलो किया गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, लेकिन इसमें भी कहा गया कि ये लॉ नहीं है, ठीक है, अमेंडमेंट से जो आया है वो लॉ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चेंज आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, ठीक है। उसने कहा कि एवरी ब्रांच ऑफ लॉ, स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेट्रा, सब कुछ लॉ में सब कुछ आता है 13 क्लॉज 2 में। तो इफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन टुक अवे और अब्रिज्ड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, वो अमेंडमेंट होगा वॉइड। इसी की डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए आया आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, ठीक है। इस अमेंडमेंट से वो जो हमने अभी क्लॉज 4 पढ़ा ना आर्टिकल 13 में सबसे पहली स्लाइड पे, वो ऐड हुआ। इस अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ? 13 क्लॉज 4। कौन सी अमेंडमेंट से एक्ट हुआ? 24th अमेंडमेंट में, जो कि हुई 1971 में, ठीक है। ये सब प्रिलिमिनरी के क्वेश्चंस हैं, नोट करते चलो। तो 4th अमेंडमेंट आके ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास्ड अंडर आर्टिकल 368 शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 एंड देयरफॉर कैन नॉट बी चैलेंज्ड एज इन्फ्रिंजिंग पार्ट 3, ठीक है। अब ये जो 24th अमेंडमेंट था, इसकी वैलिडिटी चेक हुई हमारे फंडामेंटल राइट्स के सबसे इंपॉर्टेंट केस में, जो कि है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ, हाँ तो देखो केशवानंद भारती, अरे यार, केशवानंद भारती केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही पोजीशन क्लेम की जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में थी। गोलकनाथ को ओवररूल किया और कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। यहाँ पे आपकी 13 क्लॉज 2 की भी सारी कहानी खत्म हुई, ठीक है। ये ग्रीन हाईलाइट और ब्लू हाईलाइट का अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ये 3 केस ऑलमोस्ट सेम बात कह रहे हैं, लेकिन ये गोलकनाथ कुछ अलग बात कह रहा है, ठीक है। गोलकनाथ के बाद ही ये आया है अमेंडमेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। दैट्स इट अबाउट आर्टिकल 13। सारी डॉक्ट्रिन्स डिटेल में समझा दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट कंटेंट से पूरा भरा हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट and stay with Lossified. Happy learning. Thank you.